नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। हाल ही में इसरो ने भारत के मून मिशन यानी कि चंद्रयान 3 को लेकर एक नया डेवलपमेंट साझा किया है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखते हुए बताया है कि चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है और चंद्रमा की ओर बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जल्द ही चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है, जो कि अपने आप में भारत के लिए एक बड़ी खबर हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे, इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे। इसके अलावा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे घटना के बाद आगे का क्या क्रम देखने को मिल सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी कि खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम हालिया खबर पर बात करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम सॉफ्ट लैंडिंग में किस तरह की चुनौतियां आ सकती हैं, किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, उन पर बात करेंगे। और साथ ही ये भी जानेंगे कि उन चैलेंजेस से निपटने के लिए इसरो द्वारा इस बार किस तरह के नए प्रयोग किए गए हैं, किस तरह के नए इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए गए हैं। इसके बाद हम चंद्रमा की सतह पर ये जो चंद्रयान 3 है ये करेगा क्या, इस पर भी बात करेंगे कि किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उन एक्सपेरिमेंट्स को भी जानेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात करेंगे। प्रश्न जो होगा वो प्रीलिम्स का होगा और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ा हुआ है और आप इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इसे खंड से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हालिया डेवलपमेंट पर बात करते हैं। जो हालिया खबर सामने निकल कर आई है उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने की बात यह है कि इसरो ने बताया है कि जो चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल है यानी कि वो मॉड्यूल जो कि रोवर को लैंड कराएगा चंद्रमा की सतह पर, वो जो मॉड्यूल है वो इसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। अब इसका जो प्रोपल्शन मॉड्यूल था, इस प्रोपल्शन ये जो दोनों मॉड्यूल हैं ये चंद्रयान 3 का हिस्सा हैं और इन दोनों मॉड्यूल्स के अपने अलग अलग काम हैं। इसमें से पहला जो मॉड्यूल था वो है प्रोपल्शन मॉड्यूल। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल का प्राथमिक काम ये था कि जो चंद्रयान 3 मिशन है उसको पृथ्वी की सतह से उठा करके चंद्रमा की ऑर्बिट तक ले जाया जाए और चंद्रमा की ऑर्बिट के बाद ये अलग हो जाता है, जैसा कि हालिया स्थिति में देखने को मिला। इसके बाद काम शुरू होता है लैंडर मॉड्यूल का। अब लैंडर मॉड्यूल में मुख्य तौर पर हमें दो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट है लैंडर जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, जिसका नाम ऑफिशियली दिया गया है विक्रम यानी कि विक्रम लैंडर। और इसमें दूसरा कंपोनेंट है प्रज्ञान यानी कि जो कि रोवर है, जो कि इस लैंडर मॉड्यूल से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर इधर उधर जाएगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, एक्सप्लोर करेगा। तो ये इस पूरे मॉड्यूल की बात हुई। इसके अलावा हालिया घटनाक्रम क्या हुआ है उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर इस मैप के माध्यम से, इस ग्राफिक के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर चंद्रयान 3 का जो लैंडिंग मॉड्यूल है वो उसके प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो गया है। इसके बाद यहाँ से ऑर्बिट जारी रहेगी और धीरे धीरे यहाँ पर आकर डी बूस्ट होगा, लैंडर का डी बूस्ट होगा। डी बूस्ट का क्या मतलब है? तो ये बूस्ट का उल्टा होता है। जैसे बूस्ट में हम स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड को बढ़ाने के तो जो उल्टा हम डी बूस्ट में स्पीड को कम करते हैं। तो डी बूस्ट के दौरान जब स्पीड कम होगी तो इसका जो ऑर्बिट है वो और ज्यादा अंदर आ जाएगा। फिर एक बार यहाँ पर भी डी बूस्ट होगा और इसके बाद धीरे धीरे ये ऑर्बिट चंद्रमा की सतह के और अंदर पहुंच जाएगा और धीरे धीरे 23 अगस्त को, ऐसा बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को शाम 5 बजे के आसपास ये जो पूरा लैंडिंग मॉड्यूल है ये चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। तो ये पूरा हमने इस पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। अब आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया जा रहा है इस लॉन्च में सॉफ्ट लैंडिंग के लिए किस तरह के चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो आपको याद होगा कि भारत द्वारा, इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। ये जो चंद्रयान 2 था ये इसरो का पिछला प्रयास था, चंद्रयान 3 से पहले का प्रयास था और इसे आंशिक तौर पर सफल बताया गया था। आंशिक तौर पर क्यों? क्योंकि इसका जो लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका था, बहुत हार्ड लैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से वहां पर कोई भी एक्सपेरिमेंट काम नहीं कर सका। अब उसकी वजह क्या थी? हार्ड लैंडिंग क्यों हुई, हम सॉफ्ट लैंडिंग क्यों नहीं कर पाए? इसके पीछे बहुत सारी वजह बताई जा रही थी,
जिसमें से सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जो चंद्रयान 2 था, इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों में कुछ समस्याएं आ गई थी। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों खराब काम करने लगे, जिसकी वजह से डीबूस्ट के दौरान, यानी कि जो लैंडर था उसकी गति कम करने के दौरान गति कम नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये पूरा जाके क्रैश लैंड हो जाता है चंद्रमा की सतह पर और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाती है। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई रॉकेट जो है वो हमारे किसी सामान्य से प्लेन की तुलना में 3-4 गुना गति से ट्रैवल कर रहा है, तो अचानक से अब उसे सतह पर लैंड करना है, तो जाहिर तौर पर सतह पर लैंड करने के लिए उसे अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। लेकिन चंद्रयान 2 के साथ क्या हुआ कि कुछ एरर्स आ गए, जिन एरर्स की वजह से वो एरर्स एक्यूमुलेट होते रहे और अंत में उन एरर्स की वजह से जो पूरा एक दायरा डिसाइड किया गया था, वो डिसाइड नहीं हो सका और उसकी वजह से स्पीड कम नहीं हो पाई। अब जब स्पीड कम नहीं हो पाई, तो जाहिर तौर पर लैंड करना बहुत मुश्किल था और अंततः जो लैंडिंग हुई वो एक क्रैश लैंडिंग हुई और हमारा ये जो मिशन था वो आंशिक तौर पर सफल माना गया, क्योंकि इसका एक हिस्सा अभी भी चंद्रमा में ऑर्बिट कर रहा है, चंद्रमा की ऑर्बिट में लगातार उसकी परिक्रमा कर रहा है। तो जाहिर तौर पर हम यहाँ समझ सकते हैं कि चंद्रयान 2 के लिए लैंड करना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण था और अपने आप में ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, खासतौर पर उस वाले एरिया में जहां भारत लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए बहुत ज्यादा उन्नत तकनीक की जरूरत होती है, हमें बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी की जरूरत होती है। चुनौतीपूर्ण क्यों है, उसके पीछे भी कुछ कारण हैं। जैसे पहला कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, बहुत ज्यादा लाइट नहीं मौजूद होती है। इसके अलावा एक दूसरा कारण इसका ये है कि यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो फ्लैट नहीं है, यहाँ पर क्रेटर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो इसी की वजह से यहाँ पर एक लैंडिंग के लिए सही जगह ढूंढना भी रोवर और लैंडर दोनों के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होता है। तो ऐसे में इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, चंद्रयान 2 की असफलता को ध्यान में रखते हुए, इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 में कई बड़े बदलाव किए हैं। जैसे कि एक बदलाव ये है कि इस बार चंद्रयान 3 का जो लैंडर है, चंद्रयान 2 के लैंडर में 5 पैर हुआ करते थे, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 के लैंडर में केवल 4 पैर लगाए गए हैं, जो कि हमने पिछली लैंडिंग से सीखा था। इसके अलावा वहां पर बूस्टर्स की संख्या में भी कुछ फेरबदल किया गया है ताकि हम बेहतर तरीके से डीबूस्ट कर सकें और साथ ही वहां पर किसी भी अनिश्चित स्थिति से बचने के लिए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन किए गए हैं। पिछली बार का जो हमारा चंद्रयान 2 था उसे सक्सेस बेस्ड मॉडल पर डिजाइन किया गया था, लेकिन इस बार का जो हमारा चंद्रयान 3 है उसे एरर बेस्ड फेलियर मेथड पे डिजाइन किया गया है, यानी कि अगर इस पूरी लैंडिंग के दौरान कोई समस्या पैदा होती है तो उस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास बेहतर विकल्प मौजूद होंगे, बेहतर संसाधन मौजूद होंगे। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बार जो चंद्रयान 3 है उसके फ्यूल टैंक को भी बड़ा बनाया गया है। अब जब फ्यूल टैंक बड़ा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वहां पर एरर को ज्यादा बेहतर ढंग से मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि पिछली बार का जो हमारा चंद्रयान 2 था उसमें फ्यूल टैंक बहुत छोटा था, दूसरी चीजों को लगाया गया था, जिसकी वजह से एरर को मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस बार चंद्रयान 3 में फ्यूल टैंक बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से एरर को मैनेज करना कंपैरेटिवली थोड़ा आसान हो जाएगा और हम आसानी से चंद्रमा की सतह पर साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे। तो ये तो चैलेंजेस की बात हुई, सुधारों की बात हुई। अब ये जानने की कोशिश करते हैं आगे बढ़कर के ये जो चंद्रमा की सतह पर जब हम सॉफ्ट लैंडिंग कर लेंगे तो उस लैंडिंग के बाद क्या किया जाएगा, क्या क्या किस तरह के एक्सपेरिमेंट होंगे। तो सबसे पहले जब हम चंद्रमा की सतह पर हमारा जो लैंडर मॉड्यूल है, जब वो चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर लेगा तो उस लैंडिंग मॉड्यूल से एक रोवर निकलेगा। वो रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और वहां पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। जैसे ये जो रोवर है, इस रोवर में 2 पेलोड मौजूद हैं, 2 साइंटिफिक पेलोड हैं, जिन पेलोड्स के जरिए चंद्रमा की सतह की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसके अलावा जो खनिज संबंधी संरचना है उसका अध्ययन किया जाएगा कि वहां की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वो दुनिया की जो हमारी पृथ्वी की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उससे कितना ज्यादा मिलती है। इसके अलावा इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान चंद्रमा की जो मिट्टी है उसका अध्ययन किया जाएगा, वहां की जो चट्टानें हैं उनमें मैग्नीशियम कितना है, एल्यूमिनियम कितना है, लौह जैसे तत्व कितने मौजूद हैं। इन तमाम प्रॉपर्टीज का वहां पर ये जो रोवर है, प्रज्ञान रोवर, वो उसका अध्ययन करने वाला है।
इसके अलावा ये जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसके बारे में एक सबसे विशेष बात ये है कि इस चंद्रयान 3 मिशन को केवल एक चंद्र दिवस लूनर डे के लिए डिजाइन किया गया है, यानी कि ये केवल एक लूनर डे में काम करेगा। और एक लूनर डे का मतलब होता है पृथ्वी के 14 दिन, यानी हमारे जो 14 दिन होते हैं वो चंद्रमा पर एक दिन के बराबर होता है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा रोवर है, जो पूरा लैंडर है, वो मुख्यतः पृथ्वी के 14 दिनों तक काम करेगा, वहां पर 14 दिनों तक एक्सपेरिमेंट करेगा। अब आप सवाल पूछेंगे कि 14 दिन ही क्यों, और ज्यादा समय तक क्यों नहीं? तो और ज्यादा समय तक इसलिए नहीं क्योंकि 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर दिन रहेगा, लेकिन 14 दिनों बाद चंद्रमा की सतह पर रात होनी शुरू हो जाएगी, और रात के समय वहां पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तापमान -200 -250 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमारे रोवर में इस ठंड से बचने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट मौजूद नहीं है, इस ठंड से बचने की क्षमता मौजूद नहीं है, जिसके बाद ये काम करना बंद कर देगा। इसके अलावा ये जो पूरा हमारा लैंडिंग मॉड्यूल है, हमने बात की थी, उस लैंडिंग मॉड्यूल में दो कंपोनेंट मौजूद हैं। सबसे पहले एक रोवर है, उसके बाद एक लैंडर भी है जो कि चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा। अब इस लैंडर में भी 4 पेलोड मौजूद हैं, 4 साइंटिफिक पेलोड मौजूद हैं। ये क्या करेंगे? तो ये मुख्य तौर पर चंद्रमा की सतह पर जो भूकंप आते हैं, जिन्हें लूनर क्विक्स कहते हैं, उनका अध्ययन करेंगे कि वो किस तरह से आते हैं, वो पृथ्वी से कितना मेल खाते हैं, उनके कारण क्या हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्रमा की सतह के तापीय गुण क्या हैं, उनका भी अध्ययन किया जाएगा। थर्मल जो प्रॉपर्टीज हैं उनका भी अध्ययन होगा। इसके अलावा वहां पर प्लाज्मा में कितना ज्यादा परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को भी मापा जाएगा। तो केवल रोवर ही अध्ययन नहीं करेगा, जो लैंडर है वो भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा। और ये जो लैंडर में 4 साइंटिफिक मॉड्यूल्स लगे हुए हैं, ये मॉड्यूल्स नासा द्वारा प्रदान किए गए हैं, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, जो कि हाल ही में लैंडिंग मॉड्यूल से अलग हुआ है, उस पूरे मॉड्यूल का क्या होगा, इस प्रोपल्शन मॉड्यूल का क्या होगा? तो ये जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है, ये लैंडिंग मॉड्यूल से अलग होने के बावजूद भी काम करना बंद नहीं करेगा। ये लगातार चंद्रमा की ऑर्बिट में उसका चक्कर लगाता रहेगा, और यहाँ पर पृथ्वी पर जीवन के जो तमाम फैक्टर्स हैं, उन तमाम फैक्टर्स का अध्ययन करेगा, और उस अध्ययन के माध्यम से एक एल्गोरिदम विकसित करेगा, जिस एल्गोरिदम का उपयोग ये मुख्य तौर पर एक किसी एक्सोप्लैनेट का अध्ययन करने के लिए करेगा, यानी कि किसी एक्सोप्लैनेट को हैबिटेबल किस तरह से बनाया जाए, या किस तरह कौन से गुण हैं, कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो किसी एक्सोप्लैनेट को हमारे लिए, हमारे रहने योग्य बनाएगा। इस बात का जो अध्ययन है वो हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल करेगा। अब यहाँ पर एक सवाल आप ये भी पूछ सकते हैं कि एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं? तो एक्सोप्लैनेट जैसे कि हमारा एक सूरज है जो कि एक स्टार है, और उसके आसपास बहुत सारे जो ग्रह हैं वो उसका चक्कर लगाते हैं। तो इसी तरह से हमारी दुनिया में बहुत सारे स्टार्स हैं, और उन स्टार्स के आसपास बहुत सारे ग्रह मौजूद हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स मौजूद हैं। तो ये जो प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सूर्य के अलावा किसी दूसरे सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, किसी दूसरे स्टार के चारों ओर घूम रहे हैं, उन प्लैनेट्स को हम एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। तो ऐसा कहा जा सकता है, ऐसा माना जाता है, ऐसी अजम्पशन है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे एक्सोप्लैनेट्स हो सकते हैं जो कि हैबिटेबल हैं, जहां पर हम रह सकते हैं। तो उन्हें हमारे रहने योग्य बनाने की बात की जा रही है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई। अब अंत में एक सवाल की बात करते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है, और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। आज का हमारा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ा नहीं है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, हमें ये बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए विक्रम लैंडर, ऑप्शन बी प्रज्ञान रोवर, ऑप्शन सी आदित्य L1, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब देना बिल्कुल न भूलें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर बात की गई है वो आपको समझ में आएंगे, और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आप जानते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।